नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज मेरे साथ मौजूद हैं सुमीत जैन जी चाइना से। बहुत स्वागत है आपका सुमीत जी, नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? वेरी वेरी गुड। आज पता लगा कि भारत के इधर भी और उधर भी, ऊपर भी नीचे भी, सब जगह पे कोलों को छापा पड़ा हुआ है। बिल्कुल, एकदम हलचल मची हुई है, इसीलिए मैं आपके साथ कई सारी खबरें लेकर आई हूँ, जिसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ। पाकिस्तान से कई सारी खबरें हैं। एक तो पाकिस्तान की संसद में अब बिल्लियाँ तैनात की जा रही हैं और बिल्लियाँ एक स्पेशल कार्य को करने के लिए तैनात की गई हैं। मतलब या तो एक होता है कि कहीं न कहीं पे डॉग स्क्वाड्स तैनात किए जाते हैं सिक्योरिटी के लिए, लेकिन पाकिस्तान में बिल्लियाँ तैनात की गई हैं। प्लस सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे 1 करोड़ की बाउंटी तय की गई है क्योंकि उन्होंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फैसला दिया ब्लास्फेमी के केस में, जिसके फलस्वरूप पूरी मुल्लाओं की भीड़ सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने के लिए पहुंच गई है। और एक साउथ चाइना सी में फिलीपीन और चाइना के जो शिप्स हैं वो कोलाइड हुए हैं। आपके ससुराल वाले हंगामा मचा रहे हैं। खैर, शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान की बिल्लियां और पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज पे जो बाउंड्री तय की गई है करोड़ की, किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहली बात तो बिल्लियों की न्यूज़ गधों से निकल के अब पाकिस्तान बिल्लियों पे पहुँच गया है। सही बात है। भाई जो भी है, अच्छा हो रहा है पाकिस्तान में। देखिए, जब घर में है, हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी कोई विपदा आती है, सबसे पहले चूहे भागते हैं। और इनके जो यहाँ पे कंट्री में चूहे भागकर पहुंचे भी कहाँ पर हैं, आप सोच के देखिए। उसी पार्लियामेंट में, जहां पर पहले ही गधे बैठे हुए थे। अब गधे और चूहे इकट्ठे हो गए हैं। तो इन्होंने बोला कि अब इनको कंट्रोल कैसे किया जाए। आदमी तो इनके पास है नहीं, आपको मालूम है कि वैसे ही उनकी वाट लगी पड़ी है सारे बॉर्डर्स के ऊपर। तो उन्होंने बोला यार, अब कुछ है नहीं। कुत्ते थे इनके पास, वो इन्होंने ऑलरेडी चाइना को एक्सपोर्ट कर दिए हैं। अब कुत्ते भी बचे नहीं हैं, तो बिल्लियां बची थी। अब इन्होंने बिल्लियों को एम्प्लॉय किया है, सैलरी देने वाले हैं उनको। 12 लाख रुपए की सैलरी तो बिल्लियों को मिलेगी। और ये बिल्लियां कोई नॉर्मल बिल्लियां नहीं है, ये एक स्क्वाड है जो चूहों को पकड़ेगी। और चूहे भी बेचारे वैसे आजकल मुझे लगता है कि वो खुदकुशी करने का ही उनका टाइम आ गया होगा, क्योंकि खाने को है नहीं लोगों के पास। चूहों को क्या मिलेगा? तो चूहे भी भागते फिर रहे हैं। अब उनके पीछे बिल्लियां भागेंगी, उसके पीछे पार्लियामेंटन भागेंगे इनके। आप समझ सकते हैं, भाग भाग के पाकिस्तान से जिंदा भाग वाला काम हो जाएगा। भाग भागते पाकिस्तान से जिंदाबाद, मतलब अमेजिंग, एकदम बहुत जबरदस्त डायलॉग है। क्योंकि पाकिस्तान में से कोई जिंदा भाग है, ये सबसे बड़ी करामात होगी आज के जमाने में और आज के वक्त में। सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला दिया। मुबारक सानी एक अहमदिया मुसलमान, जिनकी के ऊपर ये इल्जाम था ब्लास्फेमी का। ब्लास्फेमी का इल्जाम क्या था? क्योंकि वो सिर्फ पैम्पलेट बांट रहे थे अहमदिया इस्लाम को प्रोपेगेट और प्रमोट करने के लिए, जिसके बाद उनके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा और कोर्ट में फैसला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनके रिलीजियस फ्रीडम, उनके अधिकार को प्रोटेक्ट करते हुए कहा कि ये उनका अधिकार है और वो ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा फैसला आने के बाद मौलानाओं की, मुल्लाओं की और औरतों की भीड़ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने के लिए पहुंच गई और वो वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ा ही वायरल हो रहा है। ये वो भीड़ है सुमित जी, जो हमेशा अपने जो राइट टू रिलीजन है, उसको सबसे ज़्यादा लेकर बड़े सेंसिटिव और टची होते हैं कि हमें तो इजाज़त है, भारत में हो या कहीं पे भी हो, हर जगह इस्लाम का वर्चस्व फैलाना चाहते हैं। लेकिन वो एक मुसलमान जो उसी उन्हीं उस कम्युनिटी में से आता है जिसको वो काफ़िर मानते हैं, वो अगर अपने रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की बाउंटी तय कर दी जाती है, करोड़ रुपया। देखिए, पहली बात ये है कि अहमदी मुसलमान है कौन। ये वो मुसलमान है जिन्होंने नींव रखी थी पाकिस्तान की। आज उन्हीं के खिलाफ है। उनको मालूम है, अगर ये पाकिस्तान जैसा एक कंट्री बनवा सकते हैं, कल को भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए उनको पहले तो नॉन मुसलमान डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद आप देखिए कि जब से पाकिस्तान बना है, तब से अहमदियों के ऊपर क्या अत्याचार करे हैं पाकिस्तानियों ने, ये सुन्नी वालों ने, ये आपके सामने है। तो वहां पर किसी भी चीज की फ्रीडम नहीं है। लेकिन रीजन ये नहीं है कि फ्रीडम नहीं है, रीजन है कि क्यों नहीं है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये कंट्री नफरत की नींव पे बनाया गया था। हिंदुओं से नफरत थी, पाकिस्तान ले लिया। अब वहां पर वो नफरत से जो पैदा हुआ होगा, वो सारी उम्र नफरत ही करेगा। और उसी नफरत को पालने के लिए, परोसने के लिए, इन्होंने मदरसाओं के अंदर जो एक घटिया एक तालीम दी है लोगों को नफरत की, कि आप सबको खत्म कर दीजिए, सिर्फ आप ही रहने चाहिए हो, आप ही दुनिया के ऊपर राज करेंगे। आज भी
भीख का कटोरा हाथ में है, लेकिन पाकिस्तानियों की एक ही आप बात सुनेंगे, हमारी फौज नंबर 1 है। वही जो पैंटे उतारकर सैल्यूट मारती है दूसरों को, टीएलपी के सामने भी वही काम कर रही है, लेकिन है नंबर 1। और हम इस्लाम का झंडा पूरे दुनिया में गाड़ेंगे। उसी चक्कर में इन्होंने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अहमदिया मुसलमान के ऊपर ऐसा केस लगाया है। आपको याद होगा श्रीलंकन था एक, जो कई साल यहाँ पर काम करता रहा, उसको भी जिंदा जला दिया गया था कि इसने इनके मोहम्मद के खिलाफ कोई बात बोली है। चाइनीज था, उसने भी बोला कि भाई आप नमाज पढ़ने जाते हैं, 5 मिनट की नमाज का टाइम होता है, आप 2-2 घंटे लगाकर आते हो, निकम्मे हो एक नंबर के। और अभी आपके रिसेंट इस्लाम स्वात का, वाला केस। यस, और वो चाइनीज के ऊपर भी इन्होंने ब्लास्फेमी का केस लगा दिया। यानी कि जिसको भी इन्होंने पकड़ के अंदर करना होता है, मारना होता है, उसके ऊपर ये झूठा केस बना देते हैं। अगर केस में कोई दम होता तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनता, और अभी तक उन्होंने हमेशा ही इस इस्लामिक जो फंडामेंटलिस्ट हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट लोग हैं, इनकी फेवर में ही पाकिस्तान के अंदर जजमेंट्स दिए गए हैं। पहली बार है कि उनके पास कोई केस था नहीं, कोई सबूत था नहीं, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। और ये फ्रीडम का राइट भी है, ह्यूमन राइट है सबके पास। अगर आपके पास इस्लाम को फॉलो करने का राइट है, तो दूसरे के पास अपनी रिलीजन को फॉलो करने का भी राइट है। लेकिन जो रेडिकलाइजेशन है, क्योंकि मदरसों में यही कुछ पढ़ाया जाता है, 47 से नफरत और मदरसा, जिसको बोलते हैं पागलपन का रस, जो पिलाया जाता है इनको, वो उसके कारण ये सारा कुछ हो रहा है वहां पर। तो जो बीज आपने बोया था, आज उसका फल भी खा रहे हैं। और इसलिए आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ चाइना, तो सॉरी पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के ऊपर कल ये एक वो लगाया है बाउंटी, 1 करोड़ रुपए की। वैसे तो 1 करोड़ रुपए को खास होते नहीं है, पाकिस्तानों की पैसों की वैल्यू क्या है। तो उन्होंने बोल दिया 1 करोड़ रुपए देंगे जो इसका सर तन से जुदा करेगा। जिसने बाउंटी लगाई है उसको भी पता है कि उसका सर तन से जुदा नहीं हो सकता, लेकिन इससे जो इनकी सियासत की जो रोटियां होती हैं, वो सेकने का मौका मिल गया उस मौलाना को। और मौलाना ट्रेंड हो रहा है, उसका नाम भी कभी सुना नहीं होगा, आज वो हैशटैग उसका सबसे ज्यादा है। ही हैज बिकम पॉपुलर। हो सकता है अगला प्रधानमंत्री उसी को बना दिया जाए, क्योंकि ये पॉपुलर बहुत है। तो ये सारा कुछ एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये करने धरने वाले कोई भी नहीं है। उसकी लैंग्वेज से समझ आता है कि वो पंजाबी है, और पंजाबी लहजे में ही वो बोल रहा है। और पंजाबियों का आपको पता है वहां पर लंबी लंबी छोड़ने का तो इतिहास है, और लंबी लंबी भी इतनी छोड़ते हैं कि लपेटनी भी मुश्किल हो जाती है। जी, बिल्कुल। और जो तीसरा और अहम मुद्दा था वो ये कि साउथ चाइना सी में चाइना और फिलीपीन के शिप्स कोलाइड हुए हैं, और साउथ चाइना सी को लेकर जो चाइना का क्लेम है, उसी के तहत ये सब हो रहा है कि आप जो भी हमारी टेरिटरी में आएगा, हालाँकि जो चाइना है उसके रिश्ते ठीक-ठाक है सभी से, लेकिन अगर हम ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के इस पूरे सिनेरियो की बात करें, किस तरह से आप देख रहे हैं इस रीसेंट डेवलपमेंट को? भाई अब हमारी जगह है, उसके अंदर किसी की शिप आएगी तो हम उसको कुछ करेंगे नहीं? क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? हमारा जगह थी, हमारे जगह में फिलीपींस की एक शिप आ गई, हमने तोड़ के पीछे मारी, पीछे हो। तो वही काम हुआ है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि फिलीपींस वहां पर अमेरिका के कहने पर वहां पे चाइना से पंगे लेने की कोशिश कर रहा है। और ये तो लाइटर मोड पे हो गया। अब एक्चुअल मोड क्या है? एक्चुअल मुद्दा ये है कि चाइना को एक मुद्दा चाहिए अपने यहां पर नेशनलिज्म को इंक्रीज करने के लिए। उसका रीजन है कि चाइना की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन है। प्रॉपर्टी के प्राइसेस जो पिछले महीने 30% नीचे आए थे, इस महीने 50% से ज्यादा नीचे आ चुके हैं। तो प्रॉपर्टी प्राइसेस जब नीचे आती है, इसका मतलब है कि जो सेंटीमेंट्स है कंट्री के अंदर, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, मिलियंस ऑफ घर ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं, जो कोई लेने को तैयार नहीं है। तो बिजनेस है नहीं, एक्सपोर्ट है नहीं, पूरे दुनिया में रिसेशन है। तो चाइना को अपने कंट्री को साथ में रखने के लिए कोई मुद्दा चाहिए, कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चाहिए किसी के साथ। अब जो ये सारा कुछ हुआ है, एक छोटी सी सिपाही फिलीपींस की, उसे तोड़ दिया। तोड़ने के बाद यहाँ पर पूरा फ्लैश किया जाएगा, देखिए हमने कितनी स्ट्रेंथ के साथ दुश्मन की सिपाही, हमने उसको डुबो दिया। अब होता क्या है, जब भी कब ऐसी कोई चीज होती है, तो नेशनल जो एक प्राइड होती है, वो जागृत होती है पूरे कंट्री के अंदर। तो सारी कंट्री में एक ही न्यूज चल रही है आज की डेट में, देखिए हमने फिलीपींस की, हमने पंगा लेने की कोशिश करी, हमारा कंट्री इतना स्ट्रांग है, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। और सभी लोग ये भूल गए कि रात का खाना कहाँ खाना है, कहाँ से खरीद कर लेकर आना है। क्यों? पैसे है नहीं, सैलरीज है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पर, कुछ भी चल नहीं रहा। और यहाँ तक कि सेंटिमेंट्स इतने नेगेटिव हैं कि पहली बार मैं यहाँ पर विद्रोह देख रहा हूँ। 2024 के अंदर मोर देन 700
तो स्ट्राइक्स हो चुकी हैं चाइना के अंदर, जहां पर लोग सड़कों पे आकर अपनी सैलरीज मांग रहे हैं। ये रियल एस्टेट कंपनीज के मालिकों से, या इवन की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनकी सैलरीज तक दी नहीं जा रही। कई लोगों की पेंशन हैं रुकी हुई हैं। तो लोग सड़कों पे आकर उन्होंने विद्रोह करना अब शुरू कर दिया है। एक आदमी ने तो यहां तक बोल दिया, वी वॉन्ट ओनली टू थिंग्स नाउ इन द फ्यूचर, वन इज अवर फ्रीडम, सेकंड इज डेमोक्रेसी। चाइना में डेमोक्रेसी की बात पहली बार मैंने सुनी है कि किसी ने डेमोक्रेसी के लिए फ्रीडम मूवमेंट शुरू करी हो। अब उसके साथ क्या होगा मुझे मालूम है कि किडनियां निकाल दी जाएंगी उसकी, और उसके बाद कोई और हिम्मत भी करेगा नहीं। लेकिन इस सारी मूवमेंट्स को रोकने का एक ही तरीका होता है कि आप कहीं ना कहीं युद्ध का एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, और चाइना ने वही किया है। अभी आपने एक शिप देखी है जो फिलीपींस की उन्होंने डिबो दी। अभी वियतनाम के साथ पंगा लिया जाएगा। कभी भारत के साथ वो जैसे डोकलाम किया था वैसे ही एक और हरकत करेगा यहाँ पर। ये चीजें आपको होती हुई दिखाई देंगी, और ये 6 नवंबर तक तेजी पकड़ेगी। 6 नवंबर को अगर ट्रंप आ गए, उसके बाद चाइना बिल्कुल पागल हो जाएगा। उसके बाद वो और तेजी से काम करेगा। लेकिन अगर कमला हैरिस दोबारा से आ गई, दोबारा मतलब की अगर वो आ गई, तो उसके बाद ये चीजें बंद हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कमला हैरिस कभी भी चाइना के अगेंस्ट नहीं जाएगी, वो इन्हें सपोर्ट ही करेगी। तो ये सारी जो हरकतें हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन को कंट्रोल रखने का एक तरीका है, नथिंग एल्स। लेकिन सुमित जी, अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना जितने भी अड़ोस-पड़ोस के मुल्क हैं, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में भी रहता है, और कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए ट्रेड टाइज़ भी काफ़ी मज़बूत रखता है। ये पॉलिसी क्या है? आप इस पे थोड़ा-सा अगर रोशनी डालें तो? देखिए, चाइनीज नहीं बोलूंगा, कम्युनिस्ट का एक तरीका होता है काम करने का। दे ऑलवेज वांट टू वर्क विद अपर हैंड। आप रशिया देख लीजिए, रशिया कभी भी काम करेगा हमेशा लात ऊपर रखकर ही काम करेगा। पुतिन साहब मुझे लगता है जब भी किसी डिप्लोमेटिक मीटिंग में भी बैठते होंगे तो पैर उनके टेबल पे ही होते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का उनका स्टेटस है काम करने का, कम्युनिस्ट कंट्रीज ऐसे ही काम करती हैं। अगर ये कभी भी वीकर फुटिंग पे होंगे, ये कभी भी डिप्लोमेटिकली मीटिंग करने भी जाते नहीं है। तो एक तो आपको पहले कम्युनिस्ट मेंटेलिटी समझनी पड़ेगी। ये है चाइना का मेंटेलिटी ऑल्सो। तो अभी वो क्या करते हैं, बिजनेस चाहिए उनको पूरे वर्ल्ड का, लेकिन बिजनेस भी चाहिए अपने टर्म्स के ऊपर। तो ये आंखें दिखाने का जो सिस्टम है वो इसलिए है कि या तो हमारे नीचे दबकर काम करो, और जो हम कह रहे हैं आपको टर्म्स एंड कंडीशंस दे रहे हैं उसी के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप आंख दिखाने की बात करेंगे तो आपकी शिप्स को हम डिबो भी देंगे। और अगर बड़ा कंट्री है जैसे भारत है, उसके साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कभी भी चाइना नहीं करता है। वो कभी बांग्लादेश में गवर्नमेंट घेर दी, कभी जिहादियों को सपोर्ट कर दिया। अभी तो लेटेस्ट है कि जो हमास के जो लोग हैं उनको चाइना बुलाया गया है, उन्हें एक टास्क दिया गया है। वो टास्क क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन काम दिया है कोई बड़ा काम करने के लिए, ताकि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में उलझा कर रखा जाए। दूसरी तरफ से उन्होंने ईरान को बुला लिया। साथ में उन्होंने हमास के बाद उन जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे तालिबान है, उसके साथ मीटिंग करी है कि हम आपको हर साल के 500 से लेकर 500 मिलियन से लेकर $1 बिलियन हर साल का आपको देंगे। बस आप मेरे लिए काम करते रहिए। वो काम क्या करवाना है आप भी समझती हैं। अफगानिस्तान से वो कभी पाकिस्तान के खिलाफ काम करने के लिए कुछ बोलेगा? नहीं है। क्या वो ईरान के खिलाफ कुछ करने के लिए बोलेगा? नहीं है। अफगानिस्तान से कहाँ पे पंगा लेने के लिए वो बात करेगा? आप समझती हैं कि तारे कहाँ जुड़ी हैं। ये बांग्लादेश की गवर्नमेंट ऐसे ही नहीं गिरी गई है। उसको घेरने के बाद वहां पर अपनी जिहादियों की गवर्नमेंट बिठाने के बाद अब वो अफगानिस्तान और हमास को एक्टिवेट करता जा रहा है। तो चाइना का जो मुद्दा है बिल्कुल क्लियर है कि वो ट्रेड की बात करेगा भारत के साथ, लेकिन भारत को तंग भी रखेगा, ताकि हम जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, उसको अचीव ना कर पाए। हम वेस्टर्न जो अपना बॉर्डर है वहां पर भी तंग है, बांग्लादेश के साथ भी तंग है, नीचे श्रीलंका से तंग है, मालदीव से तंग है, बर्मा से तंग है, हमारी इवन नेपाल भी हमें तंग करता जा रहा है। यानी कि भारत को चारों तरफ से घेर कर हमें परेशान करने की पूरी मुहिम चाइना ने छड़ी हुई है। लेकिन साथ में ट्रेड की बात भी करता है कि या तो हमारे टर्म्स के ऊपर काम कीजिए, हम ये सारे टेम्परेचर को कूल डाउन कर लेंगे। भारत है कि हम है कि मानते नहीं, तो दिल है कि मानता नहीं वाला काम है मोदी जी का, कि मैं अपना काम करूंगा जो मेरे नेशनल इंटरेस्ट में है। इसलिए वो हमारे साथ भी, फिलीपींस के साथ भी, वो सारी कंट्रीज जो इसकी दादागिरी को सहन नहीं कर रही हैं, उनको दबाने के लिए ये सारे काम करता है। अल्टीमेटली एम एक ही है, आपका बिजनेस मुझे चाहिए, और चाहिए भी मेरी अपनी टर्म्स के ऊपर।
जी, लेकिन हम अगर चाइना की बात करें तो चाइना की हम अगर पूरी मिलिट्री पावर की बात करें, नेवी बात करें, काफ़ी मज़बूत चाइना लगातार कर रहा है अपनी मिलिट्री पावर को। तो उधर ट्रेड की बात हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट में भी जा रहा है और मिलिट्री पावर भी काफ़ी स्ट्रेंथेन्ड हो रही है। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, कोई भी जो कंट्री है, अगर उसको वर्ल्ड पावर बनना है, तो उसे सारे सेक्टर्स के ऊपर काम पैरेलली करना पड़ता है। आज अगर आप बोलें कि चाइना इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन सुपर पावर नहीं था। इसलिए उन्होंने अब मिलिट्री पावर के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया, डिप्लोमेसी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और ऐसे ही आप सुपर पावर बनते हैं। अकेले घर में बैठ के बोले कि मेरे पास J-10 है, J-17 है, JF-17 है, वो भी मेड इन पाकिस्तान है, तो मैं सुपर पावर बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर मिलिट्री के ऊपर, एयर फोर्स के ऊपर, नेवी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया और अगले 2 सालों में ये अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे नेवी के अंदर, क्योंकि नेवी जो अमेरिका की है, वो एजिंग है, वो वहाँ पे शिप्स रिटायर हो रहे हैं और उतनी ही ज़्यादा स्पीड पर वो शिप्स बनने शुरू भी हो गए। एम्बर जी, मैं जिस सिटी में रहता हूँ, वहीं पर डॉक यार्ड है, जहाँ पर इनकी शिप्स बन रही हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वहाँ पर कितनी शिप्स एट अ टाइम बन रही हैं। जितना अमेरिका 10 साल में शिप्स बनाएगा, इन्होंने 2-3 सालों में उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर बनाने का प्लान बनाया हुआ है। तो जो नेवी की पावर है, वो बढ़ाते जा रहे हैं और अनुमान है कि 2027 तक चाइना मिलिटरीली पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा घातक हो जाएगा एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दिस जायंट ड्रैगन। तो जो चाइना है, वो मल्टीपल लेवल्स के ऊपर अपना काम करता जा रहा है। इनकी बदकिस्मती ये है कि आज की डेट में ये इकोनॉमिकली डाउन है, वीक हैं, कुछ भी चल नहीं रहा, पूरी मार्केट्स डाउन है, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर्स नहीं मिल रहे इनके पास, तो कंट्री एक तरह से स्टैंड स्टिल है। बट मिलिट्री के ऊपर पैसा अभी भी पूरा लगाया जा रहा है बिकॉज़ दे नो वन थिंग कि अगर मुझे दुनिया में एक ग्लोबल पावर बनना है, ग्लोबल पावर नहीं, ये तो सुपर पावर बनने की बात करते हैं, उसके लिए मुझे जो नैरेटिव्स हैं, जैसे मीडिया है, मीडिया का कंट्रोल चाहिए, टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर पूरा मेरा कंट्रोल होना चाहिए। अगर आज की डेट में आप इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट देखते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखते हैं, सोलर देखते हैं, उसमें 100% आपको चाइनीज़ की दबदबा दिखता है पूरे दुनिया में। तो यानी कि जैसे अमेरिका ने पिछले 100 सालों में टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया और जो बड़े-बड़े जिसको इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं, वो अमेरिका से दिखे आपको। वैसे ही चाइना लगा है कि पूरे दुनिया में जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे आगे जाकर, वो सारे चाइनीज़ ही आएँगे। टेक्नोलॉजी चाइनीज़ आएगी सारी दुनिया में। मिलिटरीली ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। इकोनॉमी रह गई है, अगर कमला हैरिस आ गई, तो वैसे ही उसका नाम कमला है, तो कमले कमले क्या करेंगे, हमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है। भारत में भी ऐसे कमले बहुत ज़्यादा दिखते हैं आपको, कांग्रेस के अंदर। तो ये जो कमला हैरिस है, वो उसने आकर सिर्फ़ चाइना को सपोर्ट ही करना है, इसलिए चाइना पूरे पैसे लगा रहा है कमला हैरिस और समबडी एल्स। मैं अभी भी बोल रहा हूँ चाइना कमला हैरिस से इतना खुश नहीं है। दे वांट कि यहाँ पर हिलरी क्लिंटन ही आए, उसके ऊपर पैसा लगाया जा रहा है। दे आर सेंडिंग सिग्नल्स टू द अमेरिकन लीडरशिप ऑफ डेमोक्रेट्स कि आप हिलरी क्लिंटन को लेकर आइए, कमला हैरिस विल नॉट बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट ट्रम्प। देखते हैं कहाँ तक चाइना अपने इस मंसूबे में कामयाब होता है। बट एक चीज तय है कि चाइना पैरेलली हर चीज के ऊपर काम करता जा रहा है अपना दबदबा पूरे दुनिया में बनाने के लिए एंड दिस इज हाउ ग्लोबल पावर इज क्रिएटेड। भारत भी वही काम कर रहा है, हम भी डिप्लोमेटिकली पूरे दुनिया में आज मशहूर है। मिलिटरीली हमने अपने आप को स्ट्रांग कर लिया, इकोनॉमिकली हम ऑलरेडी स्ट्रांग होते जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी सबसे ज्यादा तेजी से आगे चल रही है। मोस्ट फेवर्ड अगर या रिस्पेक्टफुल कोई प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट है पूरे दुनिया में, तो मोदी जी, उसके नाम आता है उनका पूरे दुनिया में। शी जिनपिंग का उसके अंदर भी कहीं नाम नहीं है, यानी कि अगर हर पहलू को देखें तो उसके अंदर हम आगे दिखते हैं चाइना से। तो ओनली डिफरेंस इज कि चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का हब है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो भारत अभी क्रिएट कर रहा है उसी में थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं, बाकी सब जगह में हमने मात देनी शुरू कर दी है इनको। तो मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। भी जब डेवलपमेंट की बात होती है तो चाइना में दिखती है, और जब पूरे दुनिया में जिसको बोलते हैं कि विश्व गुरु का झंडा देखना है तो भारत में दिखता है, तो दोनों तरफ से अपने बल्ले बल्ले। जी, लेकिन सुमित जी एक अहम बात जो इस पूरे उसमें समझ में आती है और जो जब मैं ये रिपोर्ट पढ़ रही थी उसमें भी ये बात सामने थी, कि जिस तरह से चाइना ख़ास तौर से नेवल पावर को स्ट्रेंथन कर रहा है उससे भारत को क्या किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है ओवरऑल वैसे भी क्योंकि हम जानते हैं हालाँकि हमारा कोई ऐसे
वॉर, उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि चाइना हमारा एक दुश्मन है, हम हमारे 2 ट्रेड टाइज़ ठीक-ठाक है चाइना के साथ। अहमद जी, पहली बात है आपको समझना पड़ेगा कि नेवल पावर आप किसको बोलती हैं। चाइना ने इस गेम को चेंज कर दिया। चेंज कैसे किया है? 2 तरह से वो नेवल पावर को खड़ा कर रहा है। एक बोलता है सिविलियन, जिसको बोलते हैं कि नॉट, दे डोंट से कि दे आर पार्ट ऑफ द नेवी, बट दे आर फिशरमैन। ये वो फिशरमैन की बड़ी-बड़ी बोट्स होती हैं जो सारे इंटरनेशनल वाटर्स में जाकर वहां पर जासूसी का काम करती हैं। भारत के अंदर भी आपको वो वाली फिशिंग बोट्स दिखाई देती हैं। फिलीपींस और ये इनके पास कंट्रीज हैं वियतनाम, वहां पर भी फिशिंग बोट्स आई हैं। जब वहां पर वियतनाम ने या फिलीपींस में उनको रोकने की कोशिश करी, उन्होंने हथियार बाहर निकाल लिए। फिशिंग बोट्स के पास हथियार कब से आने लग गए? आप समझ सकती हैं कि ये एक ऐसा वार है जो वो सर्वेलेंस करने के लिए उन शिप्स को या बोट्स को यूज करता है। सेकेंडली, वो फिशिंग का काम भी करते हैं और वहां पर वो इलीगली वहां पे फिशिंग करके अपने कंट्री में सामान भी बेचते हैं। तो डबल अटैक हो रहा है, एक तो ये फिशिंग बोट्स की तरह, दूसरा है ये अपनी एक्चुअल फाइटिंग नेवी है। ये सारी इंटेलिजेंस मिलती है फिशिंग बोट से और वो जाती है इनकी नेवी के पास और वहां पर बड़ी बड़ी फ्लीट्स को क्रिएट किया जा रहा है। वाई नेवी? क्योंकि जो भी कन्फ्रंटेशन किसी के साथ भी करना है, किसी कंट्री को घेरना है, तो उसके लिए एयर पावर के साथ, मैन पावर के साथ साथ आपको नेवी भी चाहिए। अगर भारत को घेरना है तो नेवी नेवी चाहिए और साथ में पोर्ट्स भी चाहिए। चाइना ने भारत के आसपास जितने भी पोर्ट्स हैं उसको ऑलरेडी अपने कब्जे में किया हुआ है। मॉलडीव्स है, या अपने श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इस तरह से उसने पूरा भारत को घेर लिया। इसी तरीके से उन्होंने जो ये डबल अटैक है, उसके साथ साथ इन्होंने एक इंटीग्रेशन का सिस्टम भी बनाया हुआ है फिशिंग बोट्स का कंट्री के साथ, जो इनकी नेवी है, इंटेलिजेंस है उनके साथ, और डबल अटैक करने का पूरा प्लान इनका तैयार है। इसी के ऊपर काम भी कर रहे हैं बिकॉज इनका जो पहला मुद्दा है वो है ताइवान को अपने साथ यूनिफाई करना। अब लोग बोलेंगे यार ताइवान से इतना प्यार क्यों है? वो जब मैं चाइना से पूछता हूँ कि यार आपको ताइवान से क्या मतलब है, एक अलग से कंट्री है, जीने दीजिए, तो मुझे वो बोलते हैं कि आपको कश्मीर से इतना प्यार क्यों है? वो अलग से रहना चाहते हैं, रहने दीजिए, आप क्यों बोलते हैं? तो इसका मेरे पास भी आंसर नहीं होता। हम तो बोलते हैं भाई वो हमें बिलोंग करता है, तो इसलिए हम तो लेके रहेंगे। तो कहते हैं ताइवान भी हमें बिलोंग करता है, हम भी लेके रहेंगे। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका ना, ये चाइनीज नूडल्स है, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से खत्म हुआ ये समझ नहीं आएगा। तो इसलिए इस मुद्दे को यही रहने देते हैं कि अगर ताइवान को लेना है चाइना को, तो उसे समुद्र पार करना पड़ेगा और उस समुद्र को पार करने के लिए उसे शिप चाहिए। इसलिए ये फ्लीट इतनी बड़ी बना रहे हैं कि अमेरिका अगर ताइवान की हेल्प करने आएगा भी तो अपने 2 4 5 10 कितनी शिप्स लेकर आएगा? उनकी अगर 10 भी होंगी तो हमारे पास 1000 होंगी। अगर हमारी 100 खत्म भी होगी तो भी हम 900 प्लस हैं। तो उस मुद्दे के ऊपर काम करते हुए चाइना आगे चल रहा है। सो दे हैव द प्लानिंग, दे हैव देयर टारगेट कि 2027 तक इन्होंने ताइवान को अपने कंट्री के साथ मिलाना है, क्योंकि तब इनके शायद 100 साल पूरे हो जाएंगे इनकी क्रिएशन, सॉरी 80 इयर्स, समथिंग लाइक दिस, 80 या 100 ईयर इनके पूरे होंगे। तब ये बहुत बड़ी एक मीटिंग करने वाले हैं और शी जिनपिंग को वहां पर भगड़े डालते हुए आप दिखेंगे कि देखो जी मैं तो क्या सीखा, मैं ताइवान ले लेता। तो ये पंजाबी में वो बोलने वाले हैं वहां पर जाकर। अब देखते हैं कि जो शी जिनपिंग है उनकी जो ये मंशा है ये पूरी होती है या नहीं होती। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ भी थोड़ी सी अब पंजाबी बोलने लग गई है। क्या बात है! मुबारक हो, चाइनीज़ को पंजाबी बुलवा दिया आपने। लेकिन जो हम अहम मुद्दे पर बात कर रहे थे वो भारत और जो अन्य देश हैं जिनसे चाइना कॉन्फ्लिक्ट में है, उनके लिए जिस तरह से चाइना अपनी ख़ास तौर से नेवल स्ट्रेंथन पे काम कर रहा है, नेवल पावर पे काम कर रहा है टू स्ट्रेंथन इट, उस पे थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आई एम श्योर कि जो भी इंटेलिजेंस होती है और जो भी गवर्नमेंट होती है देशों की, वो इस पे ज़रूर ध्यान रखती होंगी और आई एम श्योर कि भारत भी इस सब पे नज़र रखे हुए है और आने वाले खतरे से मोहतात रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका, हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू नमस्कार। सो मच। नमस्कार।